उत्तराखंड का जब हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, उत्तराखंड की जब हम लोग मध्यकाल उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी लेते हैं, तो हमको बेसिकली दो बड़े राजवंश और एक बाह्य जो राजवंश है उनसे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। तो हम बोलते हैं कि हमारा मेडिवल उत्तराखंड कंप्लीट हो चुका है। दो उत्तराखंड के राजवंश कहने का मतलब हम लोग का है कि एक गढ़वाल में जब हम लोग पंवार डायनेस्टी पढ़ते हैं और दूसरा कुमाऊं में जब हम चंद्र डायनेस्टी पढ़ते हैं। और बाह्य कहने का हमारा मतलब है कि जब हम गोरखाओं का एक अटैक, एक छोटा सा टाइम ड्यूरेशन देखते हैं। जब हम बेसिकली इन तीन पोर्शन को अच्छे से पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि ये मिडिवल उत्तराखंड का हिस्ट्री है। क्लियर है? तो इस पोर्शन में हम सबसे पहले कुमाऊं डायनेस्टी स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। जब हम कुमाऊं डायनेस्टी पढ़ें तो उसके साथ साथ में हमको कुछ चीज़ों के बारे में जो समझ है वो नेपाल के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। हमको उत्तराखंड के दक्षिण वाले साउथ वाले पार्ट के अंदर, इट मीन्स नदन जो इंडिया है, उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। वहाँ पर सल्तनत जो टाइम ड्यूरेशन है उनसे कैसे रिलेशंस हैं, प्लस उसके बाद जो मुग़ल डायनेस्टीज़ हैं उनसे कैसे रिलेशंस हैं। एंड देन थर्ड पार्ट में जब हम गढ़वाल को रिलेट करते हैं कुमाऊं डायनेस्टी से, तो उसकी एक छोटी समझ लेकर के चलनी पड़ती है। तो हम बोलते हैं कि ये जो कुमाऊं के अंदर जो चंद्र डायनेस्टी है वो हम लोगों ने अच्छे से समझ ली है, क्योंकि बिना इन तीन के समझे हम कुमाऊं डायनेस्टी स्पेशल से पढ़ते चले जाएं, उसका कोई एक इतना बड़ा रोल देखने को नहीं मिलेगा। कारण उसका ये है क्योंकि जब हम कुमाऊं डायनेस्टी के राजाओं के एडमिनिस्ट्रेशंस को पढ़ेंगे, उनकी रेवेन्यू पॉलिसीज़ को पढ़ेंगे, उनके धार्मिक पक्ष को पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट हर चीज़ आप कहीं कुछ गोरखाओं से कोरिलेट करते हुए देखेंगे, तो कहीं नॉर्थ इंडिया की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ रही हैं उनसे आप कोरिलेशन उनका देखेंगे, और कहीं कुछ हिस्से में आप पंवार डायनेस्टी के कुछ चीज़ों का रोल यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो इट मीन्स जब आप एक डायनेस्टी पढ़ें तो उस एक डायनेस्टी कहने का मतलब वो सिर्फ एक नहीं, बाकी की कुछ थोड़ी समझ आपके पास होनी चाहिए। अब ये ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने स्टडी किए हैं आप लोगों के, वो हमको बोलते हैं कि आप इन चीज़ों को ज़रूर जो है साथ में लेकर के पढ़ें। अब वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन पहले हम लोग देखते हैं और फिर हम लोग अपनी ये डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं। देखो, कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे 2004-05 में ये एक बहुत मोटा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा कि कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ, मुग़ल शहज़ादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था कौन था वो। बहुत बेसिक से क्वेश्चंस है। या चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था, कहाँ पर था। या गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से कौन विख्यात थी। ये सब क्वेश्चन अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस प्री में पूछे गए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मेडिवल हिस्ट्री का एक हिस्सा आप लोगों को देखने को मिलता है। जैसे खुटबुड़ा का युद्ध कहाँ या फिर युद्ध हुआ, कब हुआ, क्वेश्चन है। निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है। ये उत्तराखंड लोअर पीसीएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। प्लस अल्मोड़ा या आलमनगर का संस्थापक कौन था, ये भी लोअर पीसीएस 21 में पूछा गया है। 1658 ईस्वी में किस मुग़ल शहजादे ने श्रीनगर में शरण ली थी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और रिपीट कहाँ हुआ है, वो पहले जो क्वेश्चन था वो अपर पीसीएस में आया था और ये क्वेश्चन आया है लोअर पीसीएस में। कुमाऊं राज्य के चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था, ये सब क्वेश्चन। प्लस गुंट भूमि का अर्थ है क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और ये मेंस में क्वेश्चन आए हैं जो
जो लिखने के लिए आए हैं आपसे 200 शब्दों में, 250 शब्दों में, इवन कुछ 125 शब्दों में भी क्वेश्चन आए हैं। जैसे चंद शासन के तहत कराधान प्रणाली का वर्णन कीजिए, मतलब उनके टैक्सेशन पॉलिसी के बारे में आपसे पूछने के बारे में मतलब पूछा जा रहा है। या फिर एक सिरतन से आप क्या समझते हैं, जब आप उनके एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ते हैं, उनके रेवेन्यू सिस्टम को पढ़ते हैं, तो आपको ऐसी टर्म्स निकल कर के आती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, 50 शब्दों में क्वेश्चन पूछा गया है। गोरखा शासन के दौरान उत्तराखंड की राजनीतिक स्थिति का वर्णन कीजिए। जब यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर गोरखा लोग थे तो उस दौरान उत्तराखंड का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस तरीके का था, कैसी यहाँ पर सिस्टम रहा करता था, क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। चंद्रवंश की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो मीन्स के अंदर पूछे हुए हैं। अब आपसे एक चीज़ तो क्लियर है कि जब भी आप इस हिस्ट्री वाले पोर्शन को कवर अप करें तो पहले आपके दिमाग में ये चीज़ थॉट क्लियर हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, प्री में कैसे क्वेश्चन आए हैं और मेंस में कैसे क्वेश्चन आए हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे हैं, इसमें कोई घुमाने वाला क्वेश्चन नहीं है। इट मीन्स हम अब जो अपनी इस पोर्शन को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इस पोर्शन के अंदर भी हम कुछ इस तरीके से 8 पार्ट करेंगे चंद्र डायनेस्टी के, जिसमें हम प्री को भी और मेंस को भी दोनों को साथ में लेकर के चलें। तो अपने टॉपिक की हम लोग शुरुआत करते हैं। एक हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं, चंद्रवंश। चंद्रवंश या फिर चंद डायनेस्टी। डायनेस्टी। जब हम लोग चंद्र डायनेस्टी या चंद्र वंश के बारे में पढ़ते हैं तो हमको पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो हमको ये एक रोड मैप मिल जाए कि इस चंद्र डायनेस्टी में क्या पढ़ें। सबसे पहली चीज़ तो हम लोग ये जो चंद्र डायनेस्टी है इसके आने के सोर्स देखते हैं कि हमारे पास इसके सोर्सेस क्या है। चंद्र डायनेस्टी के स्रोत, भाई कैसे हमको पता चला कि इतनी बड़ी डायनेस्टी यहाँ पर रही थी, तो उसके कुछ सोर्स रहे होंगे। पहला पार्ट हम लोग ये पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे इस डायनेस्टी के उदय के कारण, रीजन बिहाइंड इट्स ऑरिजिन। उदय के कारणों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सेकंड, नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि इनके रीजन में कुछ इम्पोर्टेंट रूलर या कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में बात करेंगे। महत्वपूर्ण जो इनके शासक रहे हैं, जो इनके इम्पोर्टेंट रूलर्स रहे हैं, वो हम लोग देखेंगे। वैसे तो अगर हम चंद्र डायनेस्टी में देखें तो बहुत से शासक आए हैं, बट सभी हम लोगों को नहीं पढ़ने होते हैं। हमको सिर्फ वो चुनिंदा पढ़ने होते हैं जिन्होंने इस चंद्र डायनेस्टी में काफ़ी बड़े चेंजेस लेकर के आए हों, काफ़ी बड़े परिवर्तन उनके समय के दौरान आए हों, या उनके कोई बड़े ट्रीटी संधि किसी बाहर विदेशी क्षेत्र के साथ हुई हो, या फिर बाहर से कोई बड़ा परिवर्तन इनके क्षेत्र में रहा हो। मतलब उस टाइप के हम बेसिक जो पिलर रहे हैं इस चंद्र डायनेस्टी को संभालने वाले, उन बेसिक पिलर्स के बारे में हमको पढ़ना होता है। तो देखो, जब हम जीएस सेक्शन को पढ़ते हैं, उत्तराखंड स्पेशल या और भी आप जिस भी सब्जेक्ट को तैयार करते हैं, तो हमेशा उन चीज़ों को पढ़ने के दौरान जब आप उनको एनालाइज करने बैठते हैं तो आपको पता ठीक से चलता है कि यार ये तो बहुत बेसिक पिलर है, अगर ये काम नहीं करता राजा तो शायद ये चंद्र डायनेस्टी बिखर जाती।
या फिर ये जो लड़ाई थी, ये जो बैटल थी, ये बैटल अगर ना होती और उसमें ये नहीं जीतता तो शायद परिवर्तन कुछ और ही नज़र आता। तो वो कुछ हमको छाननी पड़ती हैं चीज़ें, वो एनालाइज करके ही हमारे सामने देखने को मिलता है। जब हम इन इम्पॉर्टेंट रूलर्स की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे तो फिर हम इसी पोर्शन को एक इंटरकनेक्ट करेंगे आगे के नेक्स्ट पोर्शंस पर। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो रूलर्स आए हैं, शासक आए हैं, इन शासकों की प्रशासनिक जो पॉलिसी थी या फिर जो इनका प्रशासनिक व्यवस्था थी वो क्या रही थी। इट मीन्स जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, वो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हम लोगों को देखना है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मीन्स में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी देखने के बाद हम लोग देखेंगे इन लोगों की रेवेन्यू पॉलिसी, जो इनका राजस्व इनकी व्यवस्था थी, रेवेन्यू पॉलिसी, इनकी रेवेन्यू पॉलिसी। रेवेन्यू पॉलिसी देखने के बाद फिर हम देखेंगे इनका एक धार्मिक पक्ष, जो इनकी रिलीजियस पॉलिसी रही है या फिर जो इनका रिलीजियन एस्पेक्ट रहा है, धार्मिक पक्ष। और ये सब देखने के बाद एक टॉपिक हम स्पेशल से इसमें देखेंगे कि जो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत रही है, मुगल रहे हैं, और जो नेपाल की व्यवस्था रही है, इन सब के साथ इनके कैसे संबंध रहे हैं, रिलेशंस। तो एक नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, रिलेशंस बिटवीन दिल्ली सल्तनत, मुगल एंड नेपाल सिस्टम, ठीक है। और उसमें एक टॉपिक और बनता है रिलेशन में किसका, पवार वंश का, जिसको हम स्पेशली इस टॉपिक के बाद अलग से पढ़ेंगे ही, तो वो वहाँ पर फिर इंटरकनेक्ट चीज़ें हो जाएंगी। जब पवार पढ़ेंगे तो साउथ वाला पार्ट तो फिर आपको और ज़्यादा गहरी उसकी समझ बनेगी, और प्लस सिरमौर या हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में वहाँ से इंटरकनेक्ट कर देंगे चीज़ों को, ठीक है। तो ये एक आपका कंप्लीट, जब हम ये सारी व्यवस्थाओं को पढ़ लेते हैं तो हमको पता चलता है कि अच्छा अब हम लोग अपनी इस ये जो डायनेस्टी है, चंद्र डायनेस्टी है, ये चंद्र डायनेस्टी हम लोगों ने पूरी कर दी है। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग ठीक से देखें तो लगभग ये 8 पार्ट में हम लोग इस पोर्शन को तोड़ करके पढ़ते हैं, जिसमें हम एक एक के बारे में अब अपनी कहानी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको एक पहले बेसिक समझ हो कि आप जो चीज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उस पढ़ने के लिए आपको डायरेक्शन क्या हो, पढ़ना क्या है, किस हिसाब से पढ़ना है। तो जैसे मैंने ये आपको 8 पार्ट डिवाइड किए हैं, इनमें जो सबसे पहला पार्ट है ये मोस्टली आपको प्री से ही पूछा जाएगा। उदय के कारण ये मेंस में पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण शासक ये प्री में पूछा जाएगा, और मेंस में इसको कोरिलेट करके उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू पॉलिसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बेसिकली जो टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी वाला, रेवेन्यू पॉलिसी, धार्मिक पक्ष, ये तीनों पोर्शन जो है ये मोस्टली मेंस में आते हैं।
बट प्री में इनकी टर्म्स कई बारी पूछ ली जाती है, छोटे छोटे से टर्म्स पूछ ली जाती हैं प्री के अंदर, इन 3 टॉपिक से उठा करके। और ये वाला जो टॉपिक है, जो संबंध रिलेशंस वाला है, ये रिलेशन वाला टॉपिक मोस्टली जो इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी टाइप की चीज़ें होती हैं या फिर ट्रीटी संधि कुछ हो गई, वो आती है मेंस में। बट जो इसका फैक्चुअल कुछ छोटे से पोर्शन बचते हैं, वो रिलेशंस में मेंस में क्वेश्चन, प्री में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो हम लोगों ने अभी देखे ही हैं। इट मीन्स अगर हम ठीक से इन सब टॉपिक्स को देखें तो मोस्टली प्री एंड मेंस दोनों में ही पूछे जाते हैं। बस प्री में उसकी एक समझ आधारित आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और मेंस में जो उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसकी कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड आपसे क्वेश्चन मेंस में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, चलो हम एक एक के बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है, ये सबसे पहला टॉपिक जो इसके सोर्सेज है, सोर्सेज वाला, ये एक फैक्चुअल है, फैक्ट बेस है, तो इसमें इतनी समझ आधारित हम लोग कुछ बात करेंगे नहीं। फैक्ट कैसे, हम लोग अगर बात कर रहे हैं अपनी इस चंद्र डायनेस्टी, सबसे पहले तो चीज़ आप लोगों को ये समझ में आ जाए, जब हम बात करते हैं चंद्र डायनेस्टी की, एक यहाँ पर हेडिंग ही डाल लेते हैं, सोर्सेस की, स्रोत। सोर्स, और सोर्स किसके, हम चंद वंश, और कहीं आपको चंद्रवंश ये शब्द भी लिखा हुआ मिलेगा। इसके सोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो चीज आपको ये क्लियर हो जाए कि ये चंद या चंद्र वर्ड ही कहाँ से आया है। हमारे यहाँ बहुत से अगर हम लोग इतिहासकारों के बारे में बात करें तो सब ने अपनी अलग अलग जो है थ्योरीज दी हैं। कहा है कि ये एक जो सोमचंद नाम करके व्यक्ति थे, कि उनके नाम के बाद में चंद शब्द था, तो वहाँ से उनके आने वाले जितने भी वंशज थे तो वो चंद वंश के कहे गए। मतलब ये जो चंद शब्द आया है, इस चंद शब्द के पीछे के जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिए गए हैं, वो कहा गया है कि एक सोमचंद नाम करके एक राजा थे, जो इनके फाउंडर भी कह दिए जाते हैं। इनके नाम के पीछे ये जो वर्ड रखा था चंद, ये चंद वहाँ से वर्ड आया है, जो आगे एक डायनेस्टी के रूप में बनता चला गया है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं चूँकि नॉर्थ इंडिया में 2 वंश के लोग ही रहा करते थे। 2 वंश के लोग कहने का मतलब, एक तो सूर्यवंशी राजपूत हुआ करते थे और एक चंद्रवंशी राजपूत हुआ करते थे। तो ये जो यहाँ पर आकर के लोग बसे थे, ये अपने आप को चंद्रवंशी राजपूत बोलते थे। दैट्स वाई ये अपने आप नाम के पीछे चंद्र शब्द का यूज़ किया करते थे। तो चंद शब्द की जो वर्ड की जो बात धारणा आती है, वो सोमचंद के नाम के पीछे से शब्द की धारणा बनती है, और जो चंद्रवंश वर्ड यूज़ कर दिया जाता है तो वो चंद्रवंशीय जो इतिहासकारक बोलते हैं वहाँ से ये वर्ड लिया गया है। बट अगर हम ठीक से देखें तो इन दोनों के मायने एक ही मान लिए जाते हैं कि ये जो लोग थे ये चंद्रवंशीय ही हुआ करते थे, अपने आप को बोलते थे। तो फिर ये चाहे चंद शब्द लिखा है आपके सामने एग्ज़ाम में, चाहे वो चंद्र शब्द लिखा है, तो उसके मायने एक ही कहे जाते हैं, जो अभी तक इतिहासकारक मोस्टली इस बात को मानते हैं। तो पहले तो आपको ये थ्योरी ही क्लियर हुई। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि जो चंद्रवंश लोग थे, ये चंद्रवंश लोग भाई कहाँ से आए हैं, कैसे हमको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो बेसिकली जब हम इनको पढ़ते हैं तो हमको वो यहाँ पर 3 प्रकार से हम इनकी इन्फॉर्मेशन को जुटाने का प्रयास करते हैं। 3 हिसाब हम लोग देखते हैं। एक तो हम लोग लिटरेचर बेस हम देखते हैं कि यहाँ साहित्य के आधार पर हमको इनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, लिटरेचर के बेस पर। दूसरा हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कुछ
लोक कथाएं चलती हैं जो अपने स्पेशल उत्तराखंड के अंदर चलती हैं। कुछ यहाँ पर लोक गीत हैं। लोक कहने का मतलब जो लोगों के मानने वाले हैं, लोगों ने जिनको माना है और अपने पुराने टाइम से परंपरागत तरीके से उनको वो अपने त्योहारों के दौरान गाते आ रहे हैं, लोकगीत। इनसे हमको इनकी इन्फॉर्मेशंस मिलती है और सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो हम लोगों को इनके इन लोक गीतों से ही मिलती है, वो अभी हम लोग बात करेंगे। फिर एक छोटा सा पार्ट हम लोग देखते हैं कि हमको इनसे अलग आर्कियोलॉजिकल बेस, पुरातात्विक आधार पर भी हमको इनकी इन्फॉर्मेशंस देखने को मिलती हैं। तो अब हम इन सब के बारे में अलग अलग तरीके से इंडिविजुअली बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से हमको किस हिसाब की इन्फॉर्मेशंस देखने को मिली हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लिटरेचर्स के बारे में बात करते हैं, साहित्य के बारे में बात करते हैं, तो साहित्य में भी हम लोगों ने इनके दो पार्ट किए हैं। एक पार्ट हम लोगों ने किया है जो मूल रूप से उत्तराखंड से ही है, जो उत्तराखंड के कुछ काव्यों से, कथाओं से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। और दूसरा हम लोग देखते हैं कि जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, इस नॉर्थ इंडिया में कुछ ऐसे भी साहित्यकार रहे हैं, लेखक रहे हैं, जिन्होंने उत्तर जो हमारा भारत है, नॉर्थ इंडिया है, उसके बारे में तो लिखा ही लिखा है, बट उनके साथ साथ उत्तराखंड की इन्फॉर्मेशन भी हमको वहाँ से मिलती है। तो वो इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ कहाँ से देखने को मिलती है। तो मैंने अभी आपको ना एक पीडीएफ दिखाई है, और इस पीडीएफ में अगर हम देखें, एक क्वेश्चन आया है यहाँ पर, ये है, निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन सा उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है। तो बेसिकली अगर हम ठीक से देखें तो तारीख ए बदायूनी, इससे हमको उत्तराखंड की इन्फॉर्मेशन मिलती है। वैसे हम जब अपना इसको इंटरलिंक वाला जो पोर्शन हम लोगों ने लास्ट वाला पोर्शन डिवाइड किया है, जब हम उसको पढ़ेंगे तो हम इन अलग अलग राइटर के बारे में बाद फिर दोबारा से इनकी चर्चा करेंगे कि देखो बदायूनी ये लिखता है कि यहाँ पर इनके रिलेशन इनके साथ ऐसे थे कि राजा को ये भेंट देने के लिए आए थे, राजा के दरबार में इन्होंने ये वाली भेंट पहुंचाई थी। तो वो एक इंटरलिंक वाला पार्ट बन जाता है, वहाँ पर हम लोग वहाँ पर बात करेंगे। जहांगीरनामा, यहाँ से भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने उत्तराखंड के इन राजवंश, कौन सा राजा यहाँ पर इनके पैरेलल हुआ करता था, मुगलों के पैरेलल हुआ करता था। शाहजहांनामा, इससे हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। बाबरनामा, इससे हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। बाबरनामा बोला जाता है बाबर ने खुद ही लिखी, और बाबर का जो समय यहाँ पर रहा है वो लगभग 4 साल के आसपास का समय रहा है। 1526 से 1530 का समय आप देखते हैं, और इस 1530 तक के समय में बाबर के युद्ध लगातार रहे हैं। तो उस लगातार युद्ध में उसने सिर्फ नॉर्थ इंडिया की बेल्ट पर ही कब्जा करने के लिए सबसे ज़्यादा फोकस किया है। उसने इन क्षेत्रों पर जो है उसके अटैक वगैरह हम लोग देखने को नहीं मिलते हैं। तो उसने अपनी बाबरनामा में हमारे उत्तराखंड का भी जिक्र नहीं किया है। तो हमको बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो उत्तर भारत का इतिहास या साहित्य के बारे में जिन लोगों ने लिखा है, हमको ये 3 लोगों का जिक्र आता है। तो हम अपने इस पार्ट के अंदर इनका जिक्र कर लेते हैं कि भाई हमको कहाँ कहाँ से मिली। भाई हमको जहांगीरनामा से इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमको तारीख ए बदायूनी से इन्फॉर्मेशन मिलती है, और हमको शाहजहांनामा शाहजहांनामा से इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो
तो मेडीवल जो हमारा नॉर्थ इंडिया वाली बेल्ट है, नॉर्थ इंडिया वाली बेल्ट से हम कुछ इन लोगों के नाम देख लेते हैं। वहीं जब हम स्पेशली इस उत्तराखंड के इस वाले रीजन में आते हैं तो हमको कुछ काव्यों के बारे में जानकारी मिलती है। काव्य कहने का सेंस हम लोगों का, जैसे मानोदय की जानकारी मिलती है हमको, मानोदय काव्य से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये काव्य से इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की मिल रही है? हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो भी यहाँ के राजा रहे हैं, इन राजाओं की जो भी वंशावली रही है। वंशावली कहने का मतलब हम लोग का कि राजा है, फिर उसके बाद उसका लड़का आया, फिर उसके बाद उसका लड़का आया, उसके बाद उसका लड़का आया, मतलब एक कंप्लीट इनकी चेन हमको प्राप्त होती है। किनसे? इन अलग अलग काव्यों से। जैसे ज्ञानोदय से हमको मिलती है जानकारी, ज्ञानोदय से मिलती है हमको इन्फॉर्मेशन। वो सब इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या एक अगर कंपाइल करने का प्रयास करें, हमको राजाओं की इन वंशावली का जिक्र हम लोगों को इन काव्यों से प्राप्त होता है। तो एक अगर लिटरेचर्स को अगर ठीक से स्टडी करें तो इनकी स्टडी से हमको इन चंद्र डायनेस्टी के इन राजाओं की इंफॉर्मेशंस देखने को मिलती है। अब ये स्टडी करके हमको कैसे पता चलेगा? तो स्टडी हम जब उन पोर्शन पर पढ़ेंगे तो हम फिर इन लोगों का जिक्र करते चलेंगे कि देखो इस राजा की इंफॉर्मेशन वहाँ से हमको मिली है। तो अभी हम सिर्फ एक रफली इनको अपने इस क्लास का एक हिस्सा बना रहे हैं ताकि एक मोटा सा आइडिया रहे। अच्छा, हमको यहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिली है, बट क्या है मिली वो हम अपनी आगे बात करेंगे। अब ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेंस में भी शायद 20 शब्दों में यहाँ से एक क्वेश्चन लिखने के लिए आ जाए। अब क्या, ये जो लोकगीत हैं, इन लोकगीत में एक शब्द यूज किया जाता है, शब्द यूज किया जाता है पंवाड़े। पंवाड़े एक वर्ड यूज किया जाता है पंवाड़े। तो हमको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इनकी पंवाड़ों से मिलती है। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पंवाड़े क्या चीज़ है भाई? देखो, जैसे हम अपने कुछ भी, जैसे आजकल के जो रैपिस्ट होते हैं, रैपिस्ट कहने का मतलब जो गाने आजकल आप लोग सुनते होंगे, अलग अलग जो सिंगर हैं, वो क्या है, वो बहुत तेज़ी के साथ फास्टली कई शब्दों को जोड़ करके एक लाइन का मतलब बना करके उसको प्रस्तुत आपके सामने कर देते हैं। अब पुराने टाइम में भी रैपिस्ट हुआ करते थे, ऐसे ही पुराने टाइम में भी ऐसे काव्य हुआ करते थे, ऐसे ही छंद के रूप में पुराने टाइम में ऐसे श्लोकों को बोला करते थे गीत के माध्यम से। तो जो पुराने टाइम में छंद के माध्यम से उन गीतों को बोला करते थे, उन्हीं को आप बोलते हैं कि ये पंवाड़े हैं। और इन्हीं पंवाड़ों से उस राजाओं की इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे आपने नाटक वगैरह देखे होंगे, जैसे आप रामायण देखते हैं तो उसमें क्या है, वो वाक्यों के माध्यम से अच्छे अच्छे डायलॉग्स बोलते हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है उस टाइम के, अच्छा ऐसा रहा होगा, ऐसा उन्होंने डिलीवर किया गया होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर पंवाड़े बोले जाते हैं। पंवाड़े कहने का मतलब ये क्या है, एक तरीके से संकलन है किस चीज़ का, ये जो छंद है, इन छंदों का संकलन है। और इन्हीं छंदों के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमको, इन ये जो चंद्र जो शासन रहा है, इस शासन की हमको इन्फॉर्मेशंस मिलती है पंवाड़ों से। ठीक है, जो यहाँ पर लोक कथाओं में भी और लोक गीतों में भी यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, इनमें पंवाड़ों में एक स्पेशल से अगर हम एक राजा के बारे में बात करें तो उसके पंवाड़ों से हमको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। वैसे तो जो चंद्र डायनेस्टी है वो पंवाड़ों से ही भरी पड़ी है, पंवाड़ों से ही हम लोग को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस मिली हैं। इसमें जो भारती चंद है, भारती चंद, इन भारती चंद के जो पंवाड़े हैं, इनसे हमको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। कई बारी आपके प्री एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मेंस में अगर 50 शब्द में लिखने की बात आ जाए कि भाई पंवाड़े क्या होते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई छंदों के माध्यम से जो लिखी गई कविताएं हैं वो क्या है,
पौवाड़े कही जाती है। इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन तो इससे मेंस में पूछा नहीं जाएगा, आप इसको नोट करके साइड में लिख लीजिएगा। छंदों के माध्यम से लिखी गई कविताएं क्या कही जाती हैं? ये पौवाड़े कही जाती है। और इन्हीं में से हमको इन्फॉर्मेशंस किसकी, इन चंद्र डायनेस्टी के लोगों की सबसे ज़्यादा मिलती हैं। और वहीं आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर इफ़ आ जाए क्वेश्चन, एग्जाम्पल के तौर पर आप ये लिख सकते हैं कि जैसे भारती चंद की पौवाड़े हमको प्राप्त हुए हैं, जो इन्फॉर्मेशन चंद्र डायनेस्टी की हमको देते हैं। ठीक है, एक चीज़ हो गई। अब लोक कथाओं में आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन पौवाड़ों से हमको मिलती है। अब अगर हम पुरातात्विक के बारे में बात करें तो पुरातात्विक में हमारे पास दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल देखने को मिलता है। पहली चीज़ हमको देखने को मिलती है, हमें ताम्रपत्र मिले हैं। ताम्रपत्र मतलब कॉपर प्लेट्स, कॉपर प्लेट से हमको इनकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है। और दूसरा हमको कुछ मिले हैं आपके शिलालेख। शिलालेख, शिला कहने का मेरा मतलब ये मंदिरों की दीवार पर लिखे गए, शिला कहने का मतलब ये उस दीवार पर लिखे गए लेख से है। हम स्पेशल इसको शिला ना लिख करके इसको सिर्फ लेख ही लिख देते हैं। अब ताम्रपत्र में भी कहाँ कहाँ से भाई कुछ ना कुछ तो रीज़न हमको मिले हैं, जहाँ जहाँ से हमको इनकी इन्फॉर्मेशन मिली है। ये ताम्रपत्र तो हम पहले बहुत सारे पढ़ भी चुके हैं। मज़े की बात यह है कि जो पुराने ताम्रपत्र मिले हैं, कुछ ताम्रपत्रों पर, उन्हीं ताम्रपत्रों पर इन्होंने भी अपने बारे में कुछ लिख दिया है। मतलब पहले की कॉपर प्लेट्स थी, उन कॉपर प्लेट्स पर जो हम कार्तिकेयपुर राजवंश पढ़ के आए हैं, कार्तिकेयपुरी राजवंश के जो ताम्रपत्र हमको मिले हैं, उन्हीं ताम्रपत्रों में कुछ स्पेस पर इन लोगों ने भी अपने बारे में लिख दिया है। तो वो भी एक ताम्रपत्र का पार्ट आपके सामने बन जाता है। तो इसमें जैसे काला पानी ताम्रपत्र, मैं बोल देता हूँ आप लिखते चले जाएं। जैसे काला पानी ताम्रपत्र से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमको खेती खान से मल्ला, खेती खान, मल्ला, काला पानी से इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये सब जगह के नाम है। प्लस बस्ते, पाभो, ये विजय चंद का काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पाभो, विजय चंद्र का काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो ये कुछ ताम्रपत्र से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेख अगर आप देखें तो लेख बालेश्वर मंदिर लेख, जो क्रांचल देव, बालेश्वर मंदिर शिलालेख, ये क्रांचल देव। अब ये क्रांचल देव कौन है, क्या इनकी खास बात है, वो हम अपनी अगली क्लास के अंदर बात करेंगे। कुछ और भी लेख मिले हैं। देखो ये क्लास एक तरीके से फैक्चुअल है, बट प्री में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो हमको कुछ छोड़ना तो है नहीं, सारा ही पार्ट हम लोगों को पढ़ना होता है। इसमें कुछ और हैं, जैसे गोपेश्वर त्रिशूल लेख, बोधगया शिलालेख, गोपेश्वर त्रिशूल लेख, हमको यहाँ से भी इनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमको बोधगया लेक से भी मिलती है। इनकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, उत्तराखंड से बाहर भी हमको मिली है। बोधगया लेक से मिली है, हमको लोहा घाट से मिली है, हुड़ैती अभिलेख मिली है, अभिलेख लोहाहाट और हुड़ैती अभिलेख। ये सब ऐसी इन्फॉर्मेशन, ये सब
को जब हम लोगों ने कलेक्ट किया, इन सब को स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद फिर हम लोगों ने एक इनका क्रम बना दिया, हम लोगों ने इनका एक सीक्वेंस बना दिया, और उस सीक्वेंस में हम इनको व्यवस्थित तरीके से रखते चले गए और बोला देखो ये हमारी पूरी चंद्र डायनेस्टी है। अब जब इस पूरी चंद्र डायनेस्टी को आप पढ़ने जाते हैं तो एक क्वेश्चन इतिहासकारों के बीच में पेंच वाला अटक गया कि इस चंद्र डायनेस्टी का फाउंडर कौन है। तो कुछ तो लोग बोल देते हैं कि थोहर चंद है, और कुछ लोग बोल देते हैं कि नहीं सोमचंद्र है। तो थोहर चंद को लेकर के 2 बड़े एविडेंस हैं, और सोमचंद्र को लेकर के लगभग 8 एविडेंस अलग अलग लोगों ने दिए हैं। तो हमको अब अपना ये जो नेक्स्ट पार्ट है, मीन्स जो हमको उदय के कारणों से कहानी इसकी स्टार्ट करनी है, इस पूरी की पूरी डायनेस्टी की, वो हम इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो होप सो अभी तक सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, पढ़ा हमने कुछ नहीं है, हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लिया है कि किस तरीके से इस डायनेस्टी को देखा या फिर पढ़ा जाना है हम लोगों को। यहाँ से हम पहली क्लास स्टार्ट करते हैं इनके रीज़न बिहाइंड राइजिंग से, या फिर इनके उदय के कारणों से। ठीक है, जो मैंने आपको क्वेश्चन ये दिखाए हैं ये आप देख लीजिएगा, प्लस एप्लीकेशन पर आपको आज होप सो आज शाम को या फिर कल को इनसे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपके लिए अवेलेबल करा दिए जाएंगे। जैसे कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री के आप लोगों को क्वेश्चन दे दिए गए हैं, अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं वो सब आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं आपसे। थैंक यू।